दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये जो नंबर हमें दिया है इसके रूप में होता है जहाँ पे क्यों कोई पूर्णांक है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको इसको नॉर्मल वे में समझाऊंगा और उसके बाद एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको नॉर्मल वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मान लीजिए कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है उसकी वैल्यू a है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमने a मान लिया, मतलब जो a की वैल्यू है वो किसके बराबर हमें शो करनी है। इसमें दिया है इसके बराबर है, मतलब a की वैल्यू या तो 6q+1 इसके बराबर है, या 6q+3 इसके बराबर है, या 6q+5 इसके बराबर है। ये मुझे शो करना है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे। देखो एक चीज़ आपको पता होगी कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ आपको पता भी होगी। और देखो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, ये चीज़ें आपको बताई थी और ये भी बताया था कि इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 में ढंग से समझेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझाई थी कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब देखो इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 1 2 या इसको 2.5 बोल सकते हैं क्योंकि ये आधा अक्षर है। तो इसको अगर मैं 2 अक्षर लिखता हूँ या 2.5 अक्षर लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, ये 3 हैं और यहाँ पे 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4। तो याद रखने का तरीका क्या हो गया, देखो पहले 2 फिर 3 और फिर 4, यानी भाज्य भाजक और भागफल और लास्ट में शेषफल तो आएगा ही। तो ये हो गया। अब देखो इनको इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है, जैसे भाज्य को बोला जाता है डिविडेंड, भाजक को बोला जाता है डिवाइजर और भागफल को बोला जाता है क्वोशिएंट। वैसे ही शेषफल को रिमाइंडर बोला जाता है। ठीक, तो इंग्लिश वाले नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिए हैं, क्योंकि इन्हीं से मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम को हम क्वेश्चन में नहीं लिखते हैं, इनकी हमें शॉर्ट फॉर्म की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर है तो शेषफल को हमने इसके स्टार्टिंग वाला जो नाम है, यहाँ पे आर है तो इसको हम आर से शो करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भागफल के स्टार्टिंग में क्यू है तो इसको हम क्यू से शो करते हैं। वैसे करने के लिए हम किसी भी अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं, बट आपको याद रखने के लिए इनको ऐसे शो किया जाता है। वैसे ही डी, यहाँ पे डी है और यहाँ पे भी डी है। तो देखो अगर इन दोनों को डी से हम शो करेंगे तो उसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या करा, इनको अलग अलग नामों से शो कर दो। जैसे जो डिविडेंड है इसको ए से शो किया जाता है और जो डिवाइजर है उसको बी से शो किया जाता है। तो अगर मैं इनको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, जो भाज्य होगा वो ए होगा, यानी यहाँ पे होगा ए बराबर में भाजक बी, तो यहाँ पे बी होगा और इनटू में भागफल क्यू के बराबर है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा और प्लस शेषफल को आर से शो करते हैं तो ये आर हो गया। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसको मैं इसके द्वारा भी शो कर सकता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे इसको हमें कैसे शो करना है, इसको भी हमें शो करना होगा। तो यहाँ पे शेषफल है तो शेषफल को मैंने क्या बोला, रिमाइंडर, या इसको आर से शो किया जाता है तो ये तो आर हो गया। और भाजक क्या है, बी है तो यहाँ पे बी हो गया। जहाँ पे क्या होगा, देखो शेषफल यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर हो गया। जो आर की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, यहाँ पे 0 लिखा है तो यहाँ पे 0 होगी, बट छोटी होगी। छोटी किससे होगी, भाजक से, और भाजक को हम बी से शो करते हैं तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ढंग से समझाऊंगा कि इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है। तो देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो देखो अगर मैं एग्जांपल के लिए 5 का भाग करना है मुझे 15 में, तो कैसे भाग करते हैं, देखो 3 बार तो पूरी बार जाएगा। यहाँ पे 5 गुणा 3 यानी ये आएगा 15 और इसमें से ये माइनस करते हैं, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा वो कितना हो गया, 0 के बराबर होगा। क्योंकि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, तो ये हो गया इसमें भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल और ये हो गया यहाँ पे जो लास्ट में बचा ये हो गया शेषफल। तो जो आर है यहाँ पे बीच में जो भी नंबर होता है, जो भी साइन होता है, उसकी वैल्यूज़ होती हैं ये वाली। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, देखो यहाँ पे ये जो साइन है इसका मतलब क्या क्या होता है, देखो इसका मतलब तो होता है बराबर और इसका मतलब होगा बड़ा। किससे बड़ा होगा, देखो जिस साइड ये वाला जो मुंह है ये खुला होगा तो उस साइड वो जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, और जहाँ पे ये मुंह बंद होगा वो जो नंबर होगा वो छोटा होगा।
या इसको एक ट्रिक से मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पे गोले बनाना शुरू कर दूँ तो यहाँ पे कितने गोले बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 गोले बन रहे हैं। जबकि अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो यहाँ पे एक ही गोला बन रहा है। तो देखो, एक बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस साइड ये जो मुंह है ये खुला होगा उसका मतलब वो बड़ा होगा, और जिस साइड ये जो मुंह है ये बंद होगा इसका मतलब वो छोटा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे केवल अभी इसकी बात करता हूँ, इसकी, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो 0 है, एक बड़ा है और एक बराबर है, एक R है। या इसको भी अलग अलग करके लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो R होगा वो पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो R बराबर होगा 0 के, या ठीक है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, या जो R की वैल्यू होगी वो बड़ी हो सकती है 0 से। तो 0 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इनका ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो यहाँ पे R है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे B है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब बना, देखो ये जो मुँह है जिस तरफ खुला हुआ है मतलब ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो R हमेशा छोटा होगा। R की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी किससे, B यानी भाजक से। R छोटी होगी भाजक से। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भाजक 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे B की वैल्यू 5 लिखना चाहूँ तो R की वैल्यू किसके बराबर होगी, तब R की वैल्यू 5 से छोटा होगा। तो 5 से छोटा क्या होगा, क्योंकि अभी हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो 5 से छोटा पूर्णांक 4 होता है। तो जो R की वैल्यू होगी वो 5 से छोटी होगी, यानी 4 भी हो सकती है, और क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ये वाला साइन लिखा है तो इसका मतलब होगा छोटा। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो 5 बड़ा होगा, किन किन से बड़ा होगा, अभी मुझे माइनस नहीं लेना है क्योंकि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। आपने देखा होगा हमेशा शेषफल पॉजिटिव में आता है, या तो 0 आता है या पॉजिटिव में आता है। तो 5 बड़ा है मतलब 5 किस किस से बड़ा है, एक तो 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है और 4 से बड़ा है। तो मैं इनको ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। तो इतना हो गया। अब देखो, ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही तो सिंपल सी भाषा में आपको ये समझना है, जैसे भाग करना तो आप सभी लोगों को आता होगा। तो आपको ये समझना है कि जैसे अगर मैं 5 का भाग करता हूँ 15 में तो 3 बार पूरी बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो जो रिमाइंडर, क्योंकि अभी हम केवल रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, तो रिमाइंडर की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है, पहली चीज़, ठीक है। वहीं पे अगर मुझे 5 का भाग करना है 16 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार पूरी बार जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 15 होगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो रिमाइंडर की वैल्यू 1 भी हो सकती है। वैसे ही अगर मुझे 5 का भाग 17 में करना है तो एक बार मैं ढंग से आपको समझा देता हूँ। 17 में करना है तो यहाँ पे होगा 5 का भाग अगर मैं 17 में लगाता हूँ तो 3 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 15 और रिमाइंडर बचेगा 2। तो जो R की वैल्यू है वो 2 भी हो सकती है। वैसे ही अगर मैं 5 का भाग 17 18 में देता हूँ वो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कितना, यहाँ पे 2, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3। तो जो R की वैल्यू है यहाँ पे 3 हो गई। वैसे अगर मैं 5 का भाग 19 में लगाता हूँ तो 3 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। तो यहाँ पे 4 भी हो सकता है। बट अगर मैं 5 का भाग 20 में लगाता हूँ 20 में तो तब क्या हो जाएगा, देखो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यहाँ पे 20 होगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। मतलब इससे छोटा ही नंबर हमें मिल रहा है, जो ये भाजक है उससे छोटा ही हमें मिल रहा है। 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, बट हमें यहाँ पे 5 नहीं मिला। 5 क्यों नहीं मिला, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको भी 3 से भाग करता हूँ तो यहाँ पे होगा 15, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 बचेगा। 5 बचने का मतलब क्या है, इसमें एक और बार भाग चले जाएगा। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 बचता है तो 5 बचा, एक बार भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे 5 होगा, तब दोबारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, जो भाजक होगा उससे हमेशा 1 कम आता है, ठीक है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखी है और यहाँ पे भी लिखी है। कितना है, 0 1 2 3 4, और यही चीज़ हमें यहाँ से भी मिल रही है, 0 1 2 3 4। तो ये मतलब होता है इनका, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको मैंने आपको ढंग से भी समझा दिया कि जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होगा भाजक से, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मतलब यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिला,
यहाँ से मुझे एक चीज़ मिली कि अगर मुझे b की वैल्यू पता है तो मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए b की वैल्यू अगर 5 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या क्या हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 नहीं हो सकती, मतलब इससे एक कम ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो r होगा वो 0, 1, 2, 3, 4। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसकी वैल्यू b है, जो भाजक है वो b है। तो 4 ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्योंकि b है तो यहाँ पे लिख दूंगा b-1। ठीक है, तो r की वैल्यू इतनी हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर b की वैल्यू हमें पता है तो r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ये चीज़ हमें पता लगी। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ये चीज़ें आपके समझ में आ गई तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही आसान है। देखो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, अब देखो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो मैंने क्वेश्चन में क्या क्या माना था, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसकी वैल्यू मैंने a मानी थी, यानी a की वैल्यू मुझे किसके बराबर शो करनी है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, इसके बराबर मुझे ये शो करनी है। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा हल। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि हमने क्या माना है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको a माना है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। अब यहाँ पे लिखेंगे हमें पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें पता है जब a बराबर BQ+R, मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल इंटू भागफल प्लस शेषफल, जहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बट जो भाजक है यानी जो b है उससे छोटा ही होगा। तो इतनी चीज़ें मैंने लिख दी है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, कंपेयर करने का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a बराबर यहाँ पे है BQ+1, तो कंपेयर करने का मतलब इसका कंपेरिजन इसके साथ में होगा, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो a आ रही है और b की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पे b मिल रहा है मुझे 6 के बराबर। ठीक है, वैसे ही r की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पे ये 1 नहीं ये r है। ठीक है, r की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, r की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल रही है। वैसे अगर इसके साथ में करता हूँ तो यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे भी 6 मिलेगी, यहाँ पे r की वैल्यू 3 मिलेगी। वैसे अगर मैं इसके साथ में कंपैरिजन करूँ तो b की वैल्यू 6 होगी और r की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल रही है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि b की वैल्यू हर कंडीशन में समान है, मतलब हर कंडीशन में b की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। तो b की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा a, क्योंकि a को मुझे ये शो करके दिखाना है, a और b बराबर क्या मिला हमें, 6 मिला। तो b बराबर 6 में विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होंगी। अब देखो b की वैल्यू है 6 के बराबर, b यानी इसको मैं भाजक बोल सकता हूँ, जो भाजक है वो किसके बराबर है, भाजक है 6 के बराबर। तब जो शेषफल होगा, शेषफल या इसको r से डिनोट कर सकते हैं, तब शेषफल r के संभव मान। ठीक है, तो जो शेषफल r है उसके मान क्या क्या हो सकते हैं, भाजक से एक कम होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। यहाँ पे जब b की वैल्यू 5 थी तो इसमें से एक कम कर दिया, तो r के संभव मान क्या क्या थे, 0, 1, 2, 3, 4, यानी इसमें से एक कम कर दिया तो 4 तक हमें लिखना है, 0 से 4 तक। वैसे ही अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 6 है, तो 6 में से एक कम कर दो, तो जो b की वैल्यू है वो आ गई 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया। अब देखो हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 0 तथा b बराबर 6, तब a की वैल्यू क्या आएगी, a बराबर होगा, a क्या क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूँ तो तब मुझे यहाँ पे लिखना होगा, तब समीकरण 1 से या समीकरण 1 में r और b के मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर BQ+R। तो
तो ये समीकरण 1 है, तो इसमें वैल्यू रख दो। तो तब यहाँ से a बराबर आएगा, क्या क्या चीज़ें आ रही है, b की वैल्यू 6 है इंटू क्यू प्लस r की वैल्यू 0 है, तो ये हमें मिल रहा है 6q के बराबर। तो एक चीज़ हमें ये मिल गई है। अब ये पहली चीज़ हमने लिखी। वैसे ही यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखेंगे, जब r बराबर 1 तथा b बराबर 6, तो तब क्या होगा, वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना होगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा। तो तब हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है, a बराबर मिलेगा 6q प्लस 1। तीसरी कंडीशन में हमें लिखना होगा जब r बराबर 2, r बराबर 2 और b बराबर 6, तो तब a हमें क्या मिलेगा 6q प्लस 2। वैसे ही चौथी कंडीशन में r की वैल्यू अब क्या रखेंगे 3, तो b बराबर 6 ही होगा, तो a बराबर होगा 6q प्लस 3। अब पांचवी कंडीशन में r बराबर 4, b बराबर 4, तब जो a की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 6q प्लस 4। ठीक है, ये पांचवी कंडीशन होगी। छठी कंडीशन होगी कि r बराबर 5, तो b बराबर यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा। ठीक है, तो a बराबर क्या आ रहा है, b बराबर 6, तो a बराबर होगा 6q प्लस 5। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। तो देखो r की वैल्यू कहाँ तक थी, 0 1 2 3 4 5 तक थी, तो हमने 5 तक यहाँ पे कर लिया। अब देखो हमें शो करके क्या दिखाना है, शो करके ये दिखाना है कि जो a की वैल्यू होगी वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के बराबर होगी, जबकि ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे विषम की बात हो रही है। तो अगर मैं जो पहली कंडीशन है उसको देखता हूँ, देखो पहली कंडीशन में हमने a की वैल्यू किसके बराबर निकाली, 6q के बराबर निकाली। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q, क्योंकि 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 गुणा 3q इसको लिख दिया। वैसे ही एक मुझे ये शो करके दिखाना है, तो इसको अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 3q प्लस 1। वैसे ही अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 3q प्लस 2। तो ये चीज़ें मैंने कर दी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 6। तो अगर मैं इसमें 2 का भाग कर दूँ तो इससे ये पूरा कट जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 12 है वो एक सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या की डेफिनेशन ही क्या होती है कि जो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। वैसे अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूँ तो इससे ये कैंसिल होगा, तो ये पूरी बार विभाजित हो रहा है, मतलब ये सम संख्या होगी। वैसे ही अगर मैं इसमें भी 2 का भाग कर दूं तो ये भी पूरी बार विभाजित होगी, ये भी सम संख्या होगी। और अगर इसमें भी मैं 2 का भाग कर दूं तो ये भी पूरी बार विभाजित हो रही है, मतलब ये भी सम संख्या होगी। और जबकि हमें शो करके क्या दिखाना है कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा, अगर मैं इसको छोटा करके आपको दिखा दूँ तो देखो यहाँ पे मुझे लिखना होगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा चूँकि a बराबर 6q, या इसको ऐसे लिख दो a बराबर 2 इंटू 3q कॉमा 2 इंटू 3q प्लस 1 कॉमा 2 इंटू 3q प्लस 2। ये संख्याएं 2 से विभाजित हैं, अतः ये विषम पूर्णांक नहीं हो सकती। इसलिए अब देखो ये तीनों संख्याएं विषम पूर्णांक नहीं हो सकती। मतलब विषम पूर्णांक क्या क्या हो सकती हैं, देखो ये तो विषम पूर्णांक नहीं हो सकती, ये भी विषम पूर्णांक नहीं हो सकती और ये वाली भी विषम पूर्णांक नहीं हो सकती। तो विषम पूर्णांक क्या क्या हो सकती है, एक तो ये हो सकता है 6q प्लस 1, एक हो सकता है 6q प्लस 3, क्योंकि यहाँ से ना तो कुछ कॉमन आ रहा है नहीं विषम हो सकती। देखो यहाँ से अगर 3 कॉमन आ रहा है तो 3 तो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होगी, तो ये भी सम संख्या नहीं होगी। तो ये हो गया। और लास्ट वाली कौन सी है, लास्ट वाली ये वाली 6q प्लस 5, q प्लस 5। इसलिए ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं, ये जो मैंने संख्याएं लिखी, ये संख्याएं विषम धन पूर्णांक
होंगी, और यही हमें शो करके दिखाना था। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें क्या शो करके दिखाना था कि ये जो धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक इसके रूप में है, और ये हमने शो कर दिया। या इनको a के बराबर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब a के बराबर हैं, तो यहाँ पे इनको a के बराबर शो करके दिखा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।